आज हम देखेंगे पार्ट 13। ओके, पार्ट 12 हमने जो किया था, पार्ट 12 में हमने EVIR जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, EVIR, इनके बीच में जो मैंने एक आपको रिलेशन करवाया है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और उन न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। ठीक है, अब हम आज जो देखेंगे वो है पार्ट 13, किरचॉफ लॉज। ठीक है, तो जो किरचॉफ लॉ है ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस है, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो या उत्तराखंड बोर्ड हो। ठीक है, क्योंकि हर बार इसमें से या तो आपका स्टेटमेंट पूछेगा एग्जामिनर, या आपको कहा जाएगा कुछ भी बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड जो भी लॉ है इसका, उससे रिलेटेड या तो न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं किरचॉफ लॉ। अगर हम देखें तो किरचॉफ ने बेसिकली जो हमारे पास सर्किट होता है, ठीक है, कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में किस तरीके से करंट फॉर्म हो रहा है, EMF ऑफ सेल फॉर्म हो रहा है, रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, तो इसके बीच में उसने दो रिलेशंस निकाले और उसको उसने नेम दे दिया, देन द फर्स्ट लॉ एंड द सेकेंड लॉ। ओके, तो किरचॉफ के लॉ में अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ को एक नेम, पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है, जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल। ओके, यानी कि संधि का नियम। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से पुट किए जाते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि किरचॉफ का कौन सा नियम संधि का नियम कहलाता है। ठीक है ना, तो इस टाइप के स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन यहाँ पर से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है? जंक्शन रूल, इट मीन्स संधि का नियम। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। इसमें हमसे कहा गया है द फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन रूल में आपसे कहा है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट, यानी कि करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज जीरो। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस स्टेटमेंट पे थोड़ा सा फोकस करूं, हमसे कहा जा रहा है कोई भी जंक्शन है, ये जंक्शन मतलब एक सर्किट मैंने ले लिया, अब यहाँ से बहुत सारे इससे आपके एडेड करंट है, कुछ भी बहुत हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो ये कहता है कि जितने भी हमारे पास करंट हैं, जितने भी करंट हैं, इन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा, सम मतलब समीशन, ओके, जो एल्जेब्रिक सम होगा करंट का, वो ऑलवेज किसके बराबर होगा? ज़ीरो के बराबर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको हिंदी लैंग्वेज में देखूं तो किसी भी संधि पर, ये जंक्शन है यानी कि संधि है, ठीक है, संधि में जंक्शन, तो किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणित योग यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑलवेज क्या होता है? ज़ीरो होता है। मतलब कंप्लीटली जो उसका आपका आंसर आएगा ऑलवेज क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। अब मैंने क्या कहा कि इसमें आप एक डेफिनेशन और फॉलो कर सकते हैं। इसको मैंने I1 I2 देन I3, और इससे हमने ले लिया I4 I5 और I6। ठीक है, मैंने कहा कि एक आपके पास एक सर्किट है जिसका जंक्शन, आपके पास कोई भी जंक्शन आप इसको लेट कर लो कि A जंक्शन है, तो यहाँ पर जो इन सभी करंट जो भी सर्किट पे आपके अप्लाई हो रहे हैं, इन सभी करंट का जो सम होगा वो जीरो होगा, समीशन I इक्वल्स टू जीरो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूँ तो जो I1 I2 और I3 की डायरेक्शन है वो जंक्शन की ओर है, ठीक है ना, और I4 I5 I6 की देखो डायरेक्शन जो है वो जंक्शन से फार अवे है, यानी कि ये जो I4 I5 I6 है ये जंक्शन से बाहर आ रहे हैं करंट, और I1 I2 और I3 जो है वो जंक्शन में जा रहे हैं करंट। तो यहाँ से मेरे पास, हम अगर इस स्टेटमेंट को फॉलो करें कि समीशन I ज़ीरो होगा, तो इट मीन्स सभी करंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो ज़ीरो होगा। तो I1 I2 I3, बट यहाँ देखो ये जंक्शन की ओर आ रही हैं तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव साइन लिया है, बट ये तीन जो हैं वो जंक्शन से दूर जा रहे हैं तो इसलिए इनकी जो वैल्यू हमारे पास होंगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि जंक्शन से ये क्या कर रहे हैं? आपके फार अवे यानी कि दूर जा रहे हैं, और इन सब का एल्जेब्रिक सम हमने लेना है, तो एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा हमारे पास? ज़ीरो। अब आपके पास I4 I5 I6 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, इन नेगेटिव वैल्यू को अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं आपका
लेफ्ट साइड राइट साइड इसको पुट कर देती हूँ, ठीक है, या इसको यहाँ से रिप्लेस करके राइट साइड ले जाती हूँ। ये हो गया I4 देन प्लस I5 प्लस I6, बट लेफ्ट में आपका माइनस है देन I। तो यहाँ से मेरे पास एक डेफिनेशन और निकल कर आ गई कि जो भी जंक्शन की ओर जिसकी डायरेक्शन होगी उन सब का सम जंक्शन से दूर जाने वाला जो करंट है उन सब के सम के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? तो आई होप आपको फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जो टोटल करंट होगा सर्किट का उसका एल्जेब्रिक सम ऑलवेज जीरो होगा। इसके बाद हमने सर्किट में आपके 6 करंट लिए, जिसमें से 3 की डायरेक्शन जंक्शन की ओर थी और 3 की डायरेक्शन जंक्शन से दूर थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किरचॉफ के लॉ को अप्लाई किया तो देन सभी का सम जीरो। ये माइनस इसलिए है, नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये जंक्शन से फार अवे, और ये 2 वॉट्स है इसलिए ये प्लस में है। फिर हमने ये माइनस को देन प्लस किया राइट साइड पे जाकर, तो यहाँ से हमें एक डेफिनेशन और मिल गई कि जो जंक्शन की ओर जिसकी डायरेक्शन होगी, यानी कि संधि की ओर आने वाली जितनी भी धाराओं का योग है वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के ऑलवेज क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? इसके बाद यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन और बनता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो किसका कंजर्वेशन करता है, ठीक है, संरक्षण करता है। तो याद रखना जो फर्स्ट लॉ है ये कंजर्वेशन करता है किसका, चार्ज का, यानी कि आवेश का। तो जो फर्स्ट लॉ है वो आवेश का क्या करता है, हमेशा संरक्षण करता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछा जाएगा कि किरचॉफ का कौन सा लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करता है, यानी कि आवेशों के संरक्षण से रिलेटेड है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर अब मैं इसको थियोरेटिकल आपको डिस्कस बता देती हूँ। क्या है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द करंट इज जीरो। किसी भी जंक्शन पे जो करंट का सम एल्जेब्रिक सम होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लिखना है, आपको थियोरेटिकल पूरा डिफाइन नहीं करना है कि ये जंक्शन ये होता है, ये बस आपके पास पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे। फर्स्ट लॉ में आपने इतना ही बताना है कि जो एल्जेब्रिक सम होगा करंट का किसी भी जंक्शन पे जो मीट कर रहा होगा करंट, उन सब का जीरो होगा। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन ली है, आपको आपकी स्क्रीन पे एक सर्किट दिख रहा होगा जिसमें मैंने 5 करंट्स आपके लिए हैं, I1 I2 देन I3। अब यहाँ पर अगर आप देखें I1 एंड I2 की जो डायरेक्शन है वो 2 वॉल्स है, एंड देन I3 I4 और I5 की डायरेक्शन फार अवे, यानी कि ये हमारे पास हो गया जंक्शन, ठीक है। जंक्शन इट मीन्स संधि। तो यहाँ से आपके पास मैंने कहा कि 5 कंडक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 मीट एंड जंक्शन ओ जंक्शन पे ये मीट करते हैं। सपोज द करंट इन दैम आर, सब में करंट I1 I2 I3 I4 I5 है। तो अकॉर्डिंग टू द अबव कन्वर्शन I1 I2 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये संधि की ओर आ रहे हैं, जंक्शन की ओर डायरेक्शन है, वाइल I3 I4 I5 आर नेगेटिव क्योंकि ये जंक्शन से फार अवे है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसी स्टेटमेंट को फॉलो किया एंड देन ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो एल्जेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट करी है कि क्या है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज। एक मिनट, ये आपके पास एस होगा, ठीक है, एस होगा कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो किसको दिखाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका वी हो गया था इसलिए आपका स्पेल गलत हो रहा था, ठीक। तो कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण। तो ये किसको दिखाता है, आवेशों के संरक्षण को क्या करता है, ये लॉ आपका फॉलो करता है या बताता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ का क्या कहा जाता है, इसको देखो, सेकेंड लॉ के काफ़ी नेम हैं। एक तो लूप लॉ हो गया, ठीक है। इसके बाद इसे हम वोल्टेज लॉ के नेम से भी जानते हैं, वोल्टेज लॉ,
ठीक है, वोल्टेज लॉ के नेम से भी हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पर किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और ये वाला स्टेटमेंट आपका एक इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, वहाँ पर भी ये आपका किरचॉफ के सेकंड लॉ से ही हम उसका प्रूफ करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड लॉ कहता क्या है ये हम देखते हैं थोड़ा सा। इसमें कहा गया है कि इन एनी क्लोज लूप ऑफ अ सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ये कह रहा है कि जो करंट और रेजिस्टेंस है, करंट हो गया I, रेजिस्टेंस हो गया R, इनका एल्जेब्रिक सम यानी कि समीशन IR इन ईच पार्ट ऑफ द लूप इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF। तो EMF के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। बस इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ इस टाइप का बनेगा कि ये कह रहा है कि कोई आपके पास सर्किट है, तो उसमें जो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा EMF ऑफ सेल के समीशन यानी कि एल्जेब्रिक सम के ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक हो गया, यानी कि समीशन IR इक्वल होगा समीशन E। तो यहाँ पर इसके नेम से ही पता चल रहा है कि लूप रूल का मतलब है कि जो भी आप सर्किट लोगे वो टोटली आपका क्लोज होना चाहिए। मतलब करंट आपका फ्लो हो रहा है तो पूरा सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा गया है, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास मतलब कंप्लीट जो आपका क्लोज सर्किट है के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणित योग, धारा और प्रतिरोधकों के गुणनफल का बीजगणित योग किसके बराबर होता है, समस्त EMF के बीजगणित योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, समीशन E इक्वल होगा समीशन IR के। फिर वही सेम यहाँ पर ये जो आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट है कि किरचॉफ सेकंड लॉ इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसको कंजर्व करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण को आपका दर्शाता है, दिखाता है। तो फर्स्ट लॉ किसके कंजर्वेशन को दिखाता है, चार्ज के। सेकेंड लॉ किसके कंजर्वेशन को दिखाता है, एनर्जी के। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बना, फर्स्ट लॉ को हम किस नेम से जानते हैं, जंक्शन लॉ, ठीक है, संधि का नियम। सेकेंड लॉ को हम किस नेम से जानते हैं, लूप लॉ एंड आपका वोल्टेज लॉ। तो यानी कि बंद पास का नियम और वोल्टता का नियम। तो ये आपके क्या बनते हैं, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको पहला और दूसरा दोनों नियम इसके समझ में आ गए होंगे। पहला नियम ये कहता है कि किसी भी जंक्शन में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, यानी कि जो एल्जेब्रिक सम है करंट का वो ऑलवेज इक्वल होगा 0 के। सेकेंड लॉ कहता है कि अगर सर्किट में आपका करंट और रेजिस्टेंस है तो इनके प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम ऑलवेज इक्वल होगा EMF ऑफ सेल के एल्जेब्रिक सम के। ठीक है, तो जो ये है इसको देखो, इसका जो सर्किट मैंने एक ले रखा है क्योंकि आपका इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो आते हैं एग्जाम में तो उसको हमें वही उसी टाइप से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखो मैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, मतलब 3 इक्वेशन में पर्टिकुलर बना सकती हूँ। तो आपको ऐसा एक फिगर दिया रहेगा आपके एग्जाम में और उसको आपको सॉल्व करके करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपको करना है, इस बात का ध्यान देना। हमने यहाँ से किरचॉफ लॉ स्टार्ट करे हैं, आपको एग्जाम में अगर आपके आता है तो कंप्लीटली आपको इसी तरीके से फिगर डिनोट करना है। फर्स्ट वाले का फिगर यह है, ठीक है। फिर ऐसे ही आप सेकेंड लॉ को स्टार्ट करेंगे, ये जो आपके पास है इसको हाईलाइट करोगे और इसके बाद इसका सेकेंड लॉ का जो आपका डायग्राम है वो ये है। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। पहले मैं ले रही हूँ क्लोज लूप ऊपर वाला। देखो हम कितने तरीके से ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, एक तो ये ले सकते हैं क्लोज लूप, एक ये ले सकते हैं, एक पूरा ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करना सिखा रही हूँ, इस बात का ध्यान देना। हम क्या चलते हैं करंट के डायरेक्शन में ले अगर तो हमारे लिए वो बेनिफिट होता है। तो ये मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होने वाला है। क्लोज लूप कौन सा लिया, CDABC, ठीक है, कौन सा लिया, CDABC, ठीक है, इन क्लोज लूप
सी डी ए बी सी। तो हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या था, सेकेंड लॉ, समेशन ई इक्वल होगा समेशन आई आर के। ठीक है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए करंट क्या है I1, रेजिस्टेंस क्या है R1। तो ये हो गया I1 और R1। ठीक है, इसके बाद चले हम, सेम डायरेक्शन है करंट की, बट यहाँ से देखो जब आप A से B की ओर जाओगे तो करंट की डायरेक्शन B टू A है, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, अपोजिट है, यानी कि आपका माइनस। फिर इसमें I जो है I2 और R है R2, I2 R2 इक्वल क्या होता है, क्योंकि इसके अलावा तो अब हमारे पास IR कुछ है नहीं, तो इक्वल क्या होता है आपके समीशन ऑफ E, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF। तो यहाँ से अगर हम चलें तो E1 की डायरेक्शन सेम है, देन E2 की डायरेक्शन हमारी अपोजिट हो गई। क्यों हो गई अपोजिट, देखो आप चल रहे हो इस साइड पे, यानी कि E1 हो गया, और E2 की डायरेक्शन भी यही है। आप जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे ये, तो आपकी डायरेक्शन ये होगी, बट EMF की डायरेक्शन आपकी अपोजिट है E में, तो ये हो जाएगा हमारे पास E1 माइनस E2। तो एक तो ये बन सकता है। ठीक है, एक अगर मैं क्लोज लूप को सॉल्व करूं तो ऊपर वाले क्लोज लूप के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी। ठीक है, अब अगर मैं इसका सेकंड देखूं, अगर मैं नीचे वाला लूं, कौन सा ले लेते हैं, इन क्लोज लूप BAEF, BAEFB। ठीक है, अब इसमें बढ़ते हैं आगे, हम इस डायरेक्शन में आपका चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेम डायरेक्शन है करंट की, तो I2 इंटू R2, I2 इंटू R2, देन चले 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 A से C की ओर, अब E से F की ओर हम जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है हमारा, ये R3 होगा, मूवमेंट हो रहा है, और करंट की डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं कि उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर डायरेक्शन आपको अपोजिट मिलती तब नेगेटिव आएगा। तो I की वैल्यू तो कंप्लीटली है I1 प्लस I2, और R जो है वो क्या है R3। इक्वल क्या आता है, समीशन ऑफ ई देखें तो देखो पूरे सर्किट में इसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, और इसकी देखो ई की डायरेक्शन भी सेम ही है, तो यानी कि हमारे इस नीचे वाले क्लोज लूप में सिर्फ एक ही ई यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे सिर्फ E2। क्लियर है, तो सेकेंड वाले यानी कि नीचे वाले के अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्लोज लूप के अकॉर्डिंग इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। ठीक है, आपको कोई भी दो क्लोज लूप लेने होते हैं, बंद पास लेने होते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास करंट की वैल्यू आती है। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑप्शन और है, कौन सा ऑप्शन है कि मैं पूरा कंप्लीट ले लूँ। पूरा कंप्लीट का मतलब है ये पूरा भी तो बंद है, तो हमने कौन सा लेंगे, हम अब CDEFC, in closed loop CDEFC। ये बीच का नहीं लेना है आपने, कोई ये मत कर दीजिएगा कि CDAEFBC, नहीं, जो आप ले रहे हो CDEF और C, तो आप वही सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, E बराबर IR, तो यहाँ पर I है I1, R है R1, तो ये आ जाएगा आपके पास I1 R1। ठीक है, फिर हम चले, इसका हमें कोई काम नहीं है, फिर हम नीचे गए और सेम डायरेक्शन में, देखो हम ऐसे आ रहे हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये आप करंट क्या आएगा, प्लस में I1 प्लस I2, R क्या है इसके लिए R3, तो ये हो जाएगा R3 इक्वल। अब देखते हैं EMF क्या है, तो देखिए ऊपर पूरे सर्किट में जो यूज़ हो रहा है EMF वो सिर्फ क्या है, E1 है, तो ये आ जाएगा E1। तो फाइनली हमने 3 बंद पास लिए, और 3 बंद पास के अकॉर्डिंग मैंने आपको इक्वेशन बनानी सिखा दी। तो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं अब। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर सेकंड लॉ भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो आपको यहाँ तक करके आना है, मतलब हमने स्टार्ट कहाँ से करें, किरचॉफ लॉ, क्योंकि 3 मार्क्स में आते हैं, तो किरचॉफ लॉ हमने कहाँ से स्टार्ट करे हैं आपके, यहाँ से आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन रूल, तो इसी तरीके से आपने इसको राइट करना है। ठीक है, इसको इसी तरीके से राइट करना है, इसका फिगर भी इसी टाइप से बनाना है। इसके बाद हमारे पास देखेंगे यहाँ पर ये वाला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इसके बाद सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ऐसे ही आपने बॉक्स पे फिल करना है, फिर सेकंड लॉ एनर्जी को दिखाता है, इसके बाद आपने ये एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, देन द सॉरी
ये इसके बाद ये डायग्राम बनाना है सेकंड लॉ में, और इसके बाद ये 3 लूप को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों के दो। अब हम बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं। आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अकॉर्डिंग आपने करंट की वैल्यू को फाइंड करना है, आई की वैल्यू को। तो वही सेम हम क्या करेंगे, डायरेक्शन जो जंक्शन की ओर, यानी कि जंक्शन इसी को मान के चलिए, इस स्ट्रेट लाइन को, जो जंक्शन की ओर डायरेक्शन होगी करंट पॉजिटिव, जो जंक्शन से दूर होगा नेगेटिव। अब इस फिगर को ध्यान से एनालिसिस करेंगे। देखिए यहाँ से जो डायरेक्शन आ रही है करंट की, जो आ रहा है करंट, वो 2 एम्पियर का आ रहा है। ठीक है, अब 2 एम्पियर का करंट यहाँ पर पहुँचा और इसकी डायरेक्शन भी अप में है, इसकी भी डायरेक्शन, तो यानी कि ये भी 5 यहाँ आएगा और ये 5, तो टोटल हमारे पास, सॉरी यहाँ होगा हमारे पास I1। तो जो I1 की वैल्यू है क्या है, सामने से 2 आया, इसके डायरेक्शन में नीचे है और इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पर है, मतलब इस साइड ही है, तो तीनों यानी कि 2 + 5 + 3, तो देन I1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, I1 की वैल्यू आ गई 10। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में I1, I2 और I की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ हम कितने में पहुँच गए, 10 एम्पियर में पहुँच गए। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 10 एम्पियर करंट आगे गया I2, बट यहाँ देखो अप में डायरेक्शन नीचे नहीं है, डाउन में नहीं है, अप में, यानी कि ये संधि से बाहर जा रहा है, जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो आ कितना रहा था 10, बाहर कितना चला गया 2, और अब का कितना है, आगे जा रहा है I2, तो I2 की वैल्यू क्या आएगी 10 - 2, तो ये हो जाएगा 10 - 2, यानी कि I2 की वैल्यू आपके पास आ गई 8 एम्पियर। क्लियर है। अब अगर हम इसको बढ़ाएं आगे तो I2 की वैल्यू तो 8 एम्पियर आ गई। अब हम देख रहे हैं कि आगे तो निकल गया 6, इसका मतलब नीचे कितना गया, तो टोटल 8 आ रहा था, 8 से आगे कितना निकल गया 6, बचा कितना, तो ये I की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 - 6, देन I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। तो आई होप आपको इस टाइप के फिगर को सॉल्व करना भी आ गया होगा। तो I आ गया इस फिगर के अकॉर्डिंग 2 एम्पियर, I2 आ गया 8 एम्पियर और I1 आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा किरचॉफ के जो लॉज हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल पे डिपेंड या इस लॉ पे डिपेंड एक प्रिंसिपल है जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं, व्हीटस्टोन सेतु, जो कि एग्जाम में आता भी है बहुत। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम व्हीटस्टोन ब्रिज को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।